हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैदराबाद और एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद की थोड़ी हम हिस्ट्री जान लें। कौन रूल कर रहा था, क्या था, कैसा माहौल था उस टाइम पे। देखिए, पहले वहाँ सैयद ब्रदर्स रूल कर रहे थे हैदराबाद में, जिसको असैसिनेट कर दिया, मतलब मार दिया निज़ामुल मुल्क असफ़ जहाँ वन ने। ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स को चाकू मार दिया गया, उनको मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया बाय निज़ामुल मुल्क असफ़ जहाँ वन। तो 1724 में असफ़ जहाँ वन ने गवर्नरशिप संभाली हैदराबाद की और अपने आप को निज़ामुल मुल्क घोषित किया। ठीक है। 1748 में ये जो रिलेशनशिप था, मैंने बताया ना, सेंट्रल मुगल रूल से इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को कट ऑफ नहीं किया। दीज वर सक्सेसर मुगल स्टेट, और इन्होंने अभी भी सिंबॉलिक रिलेशनशिप सेंट्रल मुगल रूलर के साथ बनाए रखा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब 1748 में हैदराबाद में क्राइसिस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 1748 में असफ़ जहाँ वन जी की मृत्यु हो जाती है। ओके, 1748 में असफ़ जहाँ वन मर जाते हैं, जिसके वजह से अब राजा नहीं है और कौन राजा बनेगा, सक्सेशन डिस्प्यूट हो जाता है उनके बेटे और पोते के बीच में। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि कौन नेक्स्ट रूलर होगा। ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, सक्सेशन डिस्प्यूट। हमने देखा था पिछली बार भी कि घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला में जब सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ था, तब ब्रिटिशर्स को मौका मिला था इंटरवीन करने के लिए। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है, जहाँ पर सक्सेशन डिस्प्यूट हो रहा है, जहाँ हम आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, वहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और अपना फ़ायदा, हमें लगता है कि वो हमारे लिए आ रहे हैं, हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, बट वो अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों आपस में अपनी गद्दी के लिए, हैदराबाद की गद्दी के लिए लड़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी इंडिया में चल रही थी। ठीक है। लेकिन ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, इनकी स्टोरी सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्यों हुए, कॉज क्या था इसका कॉज ये था कि एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी थी, एंग्लो और फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई, ये इंडिया में ही नहीं, ये बाहर भी चल रही थी। ठीक है। इंडिया में तो इसलिए चल रही थी कि कौन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पावर बनेगा इंडिया में, सदर्न इंडिया में कौन ज़्यादा अच्छे से ट्रेड करेगा, ट्रेडिंग पावर कौन बनेगा, इसको लेकर इनकी लड़ाई इंडिया में हो रही थी। और इनकी एक लड़ाई ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के भी हो रही थी। ठीक है। ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन एम्पायर हैब्सबर्ग एम्पायर था, वहाँ पे सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था। तो वहाँ पे भी एंग्लो और फ्रेंच, जो ब्रिटिश और फ्रेंच है, ये आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। तो ये एंग्लो और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच जो डिस्प्यूट्स है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया और अफ्रीका में भी चल रहा था कि वहाँ पे ट्रेडिंग प्रेजेंस किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। इसके साथ साथ जो इमीडिएट कॉज था ना एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का, इमीडिएट कॉज जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर का था, वो ये था कि सक्सेशन डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रियन एम्पायर जो यूरोप में है, वहाँ पे भी सक्सेशन डिस्प्यूट हो गए थे। ठीक है। ऑस्ट्रियन एम्पायर जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, वहाँ पे भी सक्सेशन डिस्प्यूट था। और इंडिया में, जैसा हम अभी देख चुके हैं कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच भी सक्सेशन डिस्प्यूट निज़ामुल मुल्क की डेथ के बाद आ जाता है। ठीक है। तो इंडिया में, सदर्न इंडिया में निज़ाम की डेथ के बाद 1748 में डिस्प्यूट होता है, जो कर्नाटिक रीजन में होता है। तो यहाँ पे जो सक्सेशन डिस्प्यूट होता है, इसकी वजह से एंग्लो कर्नाटिक वॉर होते हैं। ठीक है। तो इंडिया में हो रहा है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ निज़ाम इन 1748, क्योंकि जब निज़ाम की डेथ हो जाती है, किंग नहीं रहता, तब सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग होती है, जिसकी वजह से ये इमीडिएट कॉज है एंग्लो कर्नाटिक वॉर का। ओके। यहाँ पर वॉर होता है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, इंडिया के कर्नाटिक रीजन में। तो टोटल 3 एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स होते हैं। सो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सबसे पहले हम पहला जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है वो पढ़ते हैं। तो क्यों हुआ था फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर? बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन यूरोप। ठीक है। जो पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर है ना, उसका रीज़न इंडिया में नहीं था,
उसका रीज़न था यूरोप में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, वो रीज़न है। क्योंकि वहाँ पे यूरोप में कन्फ्लिक्ट था, यूरोप में ये लोग लड़ रहे थे, तो इंग्लिश और फ्रेंच नॉर्थ अमेरिका और सदर्न इंडिया में भी साथ ही साथ लड़ रहे थे। इसके दो रीज़न्स हैं। देखिए, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर चलता है 1740 से लेकर के 1748 तक। और इसके रीज़न्स क्या क्या हैं? पहला रीज़न तो यहाँ पे इंडिया में जो चल रहा है वो है, और दूसरा रीज़न जो इंडिया नहीं यूरोप में चल रहा है ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के। तो देखिए, इंडिया में क्या है, इंडिया में इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो हैं और फ्रेंच, इनके बीच एक सक्सेशन डिस्प्यूट जो इंडिया में अभी नहीं है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के जो सक्सेशन डिस्प्यूट है वो इनका ऑस्ट्रिया यूरोप में तो चल ही रहा है, उसकी वजह से इंडिया में भी ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेंच है वो इंग्लिश की ट्रेडिंग पोजीशंस को अटैक कर देता है। ठीक है, 1740 में फ्रेंच अटैक करता है ब्रिटिश के जो ट्रेडिंग पोजीशंस थे, जहाँ से वो व्यापार करते थे, उन इलाकों को फ्रेंच उन पर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो, रीज़न इंडिया में नहीं है, मैंने बताया ना, रीज़न ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के इनकी लड़ाई पहले से चल रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में फ्रेंच ने इंग्लिश की ट्रेडिंग पोजीशंस पे अटैक कर दिया। अब फ्रेंच के पास बहुत पावर था उस टाइम पे सदर्न इंडिया में, क्योंकि उनकी पौंडीचेरी में बहुत अच्छी पकड़ थी। तो उनकी ईस्टर्न कोस्ट में भी पकड़ अच्छी थी, वेस्टर्न कोस्ट में भी अच्छी पकड़ थी। ट्रेडिंग को लेकर के ये काफ़ी अच्छे थे, बेटर पोजीशन, ब्रिटिश से अच्छी उनकी हालत उस वक्त थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो कर्नाटक के जो नवाब थे उनसे मदद मांगती है, और नवाब ब्रिटिश की मदद करते भी हैं। लेकिन नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दोनों की कंबाइंड जो आर्मी थी उसको फ्रेंच हरा देती है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब दोनों की आर्मी को फ्रेंच हरा देती है, और फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो फ्रेंच है वो जीत जाती है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, इंडिया का कोई रीज़न नहीं है फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में, रीज़न ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के था, जिसकी वजह से फ्रेंच ने इंग्लिश के ट्रेडिंग पोजीशंस पे अटैक किया, और बदले में जो इंग्लिश थी वो नवाब की मदद लेकर के फिर काउंटर अटैक करती है, जिसमें वो हार जाती है। ठीक है, तो यूरोप में ना ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ठीक है, जिसमें सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था। तो उस एम्पायर में एक हिस्से की मदद कर रही थी ब्रिटिश, मतलब एक जो दो लोग लड़ रहे थे ना, उसमें एक के साथ थी ब्रिटिश और दूसरे के साथ थे फ्रेंच। तो एक सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था कि गद्दी पे कौन बैठेगा नेक्स्ट ऑस्ट्रियन एम्पायर में। तो ब्रिटिश एक सेक्शन, रॉयल फैमिली के एक सेक्शन को सपोर्ट कर रहा था और फ्रेंच दूसरे सेक्शन को। इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में तो लड़ ही रहे थे, आपने देखा सदर्न इंडिया में भी फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के ही होता है। तो 1748 में फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है, जिसमें फ्रेंच जीत जाते हैं, ब्रिटिश हार जाती है। अब देखिए, जब फ्रेंच जीत जाती है ना, तो फ्रेंच को बदला लेने का मन करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, कर्नाटक रीजन के जो नवाब थे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी थी। तो अब जो फ्रेंच थे वो नवाब से बदला लेने की सोचते हैं। ठीक है, रिवेंज। अब वो क्या करते हैं, फ्रेंच चांद साहिब को असैसिनेट कर देते हैं। ठीक है, चांद साहिब की मदद से फ्रेंच जो नवाब थे उनको मारते हैं, असैसिनेट कर देते हैं कर्नाटक रीजन के नवाब को, और अब नवाब बना देते हैं चांद साहिब को, गद्दी पर बिठा देते हैं चांद साहिब को। क्यों? क्योंकि नवाब ब्रिटिश की साइड ले रहे थे। ठीक है, नवाब थे अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब थे, और वो ब्रिटिश की साइड ले रहे थे। तो चांद साहिब की मदद से ब्रिटिशर्स अनवरुद्दीन को मार देते हैं और चांद साहिब को किंग बना देते हैं, नवाब बना देते हैं और गद्दी पर बिठा देते हैं। तो अब जो ये अनवरुद्दीन के बेटे हैं मोहम्मद अली, ये भाग जाते हैं। ठीक है, इनको नहीं मार पाते चांद साहिब और फ्रेंच, इनको नहीं मार पाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद अली भाग जाते हैं और गद्दी पर अभी बैठते हैं नवाब, आपके जो नए नवाब बने हैं चांद साहिब।
ये कर्नाटक रीजन की कहानी है, ठीक है। और हैदराबाद में तो हम देख ही रहे हैं सक्सेशन डिस्प्यूट था, जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? अपनी गद्दी के लिए, ठीक है। सक्सेशन डिस्प्यूट हमने देखा स्टार्ट हो गया था जब असफ जहाँ वन जी की डेथ हो जाती है 1748 में, तब। अब देखो 1748 में हमारा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है और हैदराबाद में सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू होता है। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर की शुरुआत कभी भी इंडियन रीजन से नहीं हुई, इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से नहीं हुई। क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रीजन से एंग्लो कर्नाटिक वॉर शुरू नहीं हुआ था। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अपने कुछ रीजंस थे, फ्रेंच के अपने रीज़न थे, ब्रिटिश के अपने रीज़न थे कि वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बताना चाहते थे। ऑस्ट्रियन एम्पायर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसके वजह से वो इंडिया में भी आपस में लड़ पड़े, ठीक है। पर इंडियन कॉज नहीं था उस टाइम पे, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर के टाइम पे इंडियन कोई कॉज नहीं था उनकी लड़ाई का। लेकिन अब सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में इंडियन कॉज होता है, इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट, क्योंकि कर्नाटक रीजन में तो इन्होंने करा ही दिया। जब अनवरुद्दीन जो नवाब थे उनको चांद साहिब की मदद से मरवा दिया और चांद साहिब को किंग बना दिया, और हैदराबाद में खुद ही सक्सेशन डिस्प्यूट बन जाता है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जब आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो नासिर जंग की मदद करती है ब्रिटिश और मुजफ्फर जंग की मदद करती है फ्रेंच, ठीक है। अब फ्रेंच प्रीडोमिनेंट पावर बन गई थी सदर्न इंडिया में, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर जब खत्म होती है तो फ्रेंच जीत जाता है, ठीक है। और फ्रेंच जीत जाता है तो रूलर जो उनके करीब थे कर्नाटक रीजन में उनको अपना रूलर बना देते हैं, और हैदराबाद में भी। तो कर्नाटक में तो हमने देखा चांद साहिब को रूलर बना दिया गया, ठीक है। जो वहाँ के ओरिजिनल नवाब थे अनवरुद्दीन, उनको मार डाला गया और चांद साहिब को रूलर बना दिया, लेकिन अनवरुद्दीन के बेटे भाग गए हैं, ठीक है। और हैदराबाद में जो फ्रेंच सपोर्ट कर रही थी मुजफ्फर जंग को, उनको राजा बना दिया गया, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे कि किस तरीके से नासिर जंग और जो कर्नाटक में अनवरुद्दीन के बेटे हैं मोहम्मद अली, ये वापस आएंगे अपना बदला लेने और सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर होगा, ठीक है। तो देखो, भले ही फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर ख़त्म हो गया था 1748 में और फ्रेंच सदर्न इंडिया में जीत रही थी, लेकिन एक लड़ाई नॉर्थ अमेरिका में भी तो चल रही है ना, और नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश जीतती है, ठीक है। भले ही सदर्न इंडिया में फ्रेंच जीती, लेकिन ब्रिटिश जीतती है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका जो था वहाँ पे ब्रिटिश फ्रेंच को हरा दी और सदर्न इंडिया में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हरा दिया। तो अब देखिए, कोई भी डिसिसिवली कोई जीता नहीं ना, यहाँ पे ये जीत रहे हैं तो वहाँ पे वो जीत रहे हैं। तो फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक ट्रीटी साइन करेंगे जिससे कि हम आपसी जो लड़ाई है इसको अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए रोक देते हैं इस कर्नाटक वॉर को, क्योंकि यहाँ पे हम जीते हैं, वहाँ पे तुम जीते हो, तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे की जीती हुई टेरिटरीज एक दूसरे को वापस कर देते हैं अपने अपने रीजन्स में। तो यहाँ पर 1748 में फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर जब ख़त्म होता है तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंच ने इंग्लिश के जितनी ट्रेडिंग पोजीशंस उन्होंने ली थी वो सारी उन्हें वापस कर दी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर ये तो यूरोपियन हॉस्टिलिटीज़ की वजह से हुआ था ना। सो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से हुआ था, वो इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट का कोई रोल नहीं था उसमें। मैंने बताया ना, ऑस्ट्रिया में जो डिस्प्यूट था उसकी वजह से वो इंडिया में लड़ पड़े थे। तो आफ्टर द एंड ऑफ 1748 सिर्फ सक्सेशन डिस्प्यूट अब इंडिया में होगा। अब तक तो इंडिया में नहीं था, लेकिन अब जो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर होंगे वो इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से होंगे, ठीक है। क्योंकि अब निज़ाम तो मर चुके हैं हैदराबाद के और फ्रेंच को मार डाला, फ्रेंच ने कर्नाटक के जो नवाब थे उनको मार डाला। तो अब क्या होगा? अब होगा कि जो मरे हुए नवाब हैं हमारे कर्नाटक रीजन के, जिनको मार डाला गया फ्रेंच के द्वारा, अनवरुद्दीन, उनके बेटे मोहम्मद अली आते हैं, और नासिर जंग जिनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रही थी फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में, हैदराबाद के राज जो सक्सेशन डिस्प्यूट में जो निज़ाम के बेटे थे, ये आते हैं और ये दोनों वापस आएंगे और वापस आकर के फिर अपना रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। अब चांद साहिब को मारेंगे अनवरुद्दीन के बेटे, और
नासिर जंग आएंगे और मुजफ्फर जंग से लड़ेंगे। तो अब होगा सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। आई होप फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर इज़ क्लियर टू यू। We'll continue to the second Anglo-Carnatic War in the next class. Thank you.